हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ डिजायर टू लर्न। तो जो आज की हमारी वीडियो है उसमें हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक के बारे में पूछे जाते हैं। तो आज इसको कर लेंगे, 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम इसको शुरू करते हैं। टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमने सेल पढ़ा, ठीक है, सेल टॉपिक में ये सेल पढ़ा हमने। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा अमीबा भी है, ठीक है, हम ह्यूमंस भी हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, टिश्यू, ह्यूमन बीइंग्स डिस्टिंक्टिव डिस्टिंक्टिव टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम के साथ अलाइव है, जबकि अमीबा जो है वो सिंगल सेल पे अलाइव है। राइट, सही बोल रही हूँ? ठीक है, वही टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है, अब ये एलिफेंट को देख लो और प्लांट को देख लो। एलिफेंट और प्लांट, कितना डिफरेंस है दोनों में, लेकिन ये लोग क्या हैं, आपस में एक चीज शेयर करते हैं कि ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और एक और चीज आपने नोटिस की होगी कि जो ये हमारा लिविंग इकोसिस्टम है, ठीक है, जो भी लिविंग इकोसिस्टम है वो एक तरीके से सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। ठीक है, अगर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है तो उस गर्मी का एक ही तरह का इफेक्ट पड़ेगा सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है तो उसका भी, अब आप देखो अगर बहुत ज्यादा हीट हो जाएगी तो आपको भी क्या हो सकता है, हीट स्ट्रोक। ठीक है, आपको भी हीट स्ट्रोक हो सकता है और एक डॉग को भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। अगर कोल्ड होगा तो आपको भी हाइपोथर्मिया, हाइपो का मतलब होता है कम, थर्मिया मतलब टेम्परेचर। ठीक है, हाइपोथर्मिया आपको भी हो सकता है और आपके साथ साथ डॉग को भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। हम लोग इन वन वे और दी अदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन वन वे और दी अदर हम हैं तो सिमिलर, मगर वो सिमिलैरिटी में एक बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत डिफरेंट है। अब जैसे मैं इसको करूं गुजराती और मराठी, अब देखो गुजरातियों का खाना अलग है, मराठी जो लोग हैं उनका खाना अलग है। ठीक है, गुजराती लोगों का फोक डांस अलग है, मराठियों का अलग है, इनका फोक म्यूजिक अलग है, इनका भी फोक म्यूजिक अलग है, इनका एरिया ऑफ रेजिडेंस अलग है, इनका एरिया ऑफ रेजिडेंस अलग है, इनका पहनावा अलग है, इनका पहनावा अलग है। मतलब बट एट दी एंड ये लोग सारे क्या हैं, इंडियन। हालांकि ये आपस में जितने मर्जी अलग हो, ये जितने भी तरीके से अलग हो, एक चीज, एक एंटिटी है जो कि हमारी कंट्री है, जो इनको साथ में बाइंड करती है और एक तरीके से सिमिलर बनाती है। ठीक है, वही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिस्पेक्ट में बात है कि चाहे हम लोग एक दूसरे से कितने भी अलग हो जाएं, बट देयर इज वन थिंग दैट कीप्स अस टुगेदर, कि हम लोग सब जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम स्टोन्स, एयर, वाटर। ठीक है, ये चीजें हम लोगों को सेपरेट करती हैं। अब इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो द बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो, डेफिनेशन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या होती है, बेसिकली एक साइंस है। किसकी साइंस है, लिविंग प्रोसेसेस और लाइफ फॉर्म्स को स्टडी करने की। ठीक है, अब जो लिविंग वर्ल्ड होता है ना, जैसे मैंने आपको कहा था कि उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं। अब तो चलो साइंस इतनी एडवांस हो गई, अर्ली मैन की बात कर लो। ठीक है, अर्ली मैन की बात कर लो, तो कैसे अर्ली मैन उस टाइम पे उन्होंने डिफरेंशिएट कर लिया लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इवन जैसे लायन या डॉग को देख लो, तो उनको कैसे पता है कि यार पत्थर नहीं खाना हमें और हमें ये चीज खानी है। लायन को कैसे पता मुझे डियर खाना और मुझे प्लांट नहीं खाना। तो ये जो सारी चीजें हैं, इट एग्जिस्ट इन अ वेरी कॉन्शियसनेस, कि वी आर अवेयर एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स कि हम लोगों जैसे सिमिलर लोग हैं, या जो भी ऑर्गेनिज्म सबसे सिमिलर है, वी नो हाउ टू आइडेंटिफाई देम। राइट, अब अब जो अर्ली मैन थे, दे यूज टू डिफाई सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर। व्हाट इज डिफाई? डिफाई, DEIFY, डिफाई मीन्स टू वर्शिप, पूजा करना, एंड DEFY, डिफाई मीन्स टू डिसोबे। ठीक है, ये आपके कंफ्यूज पेयर ऑफ वर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लेना। DEIFY मीन्स किसी चीज को वर्शिप करना, किसी चीज की पूजा करना, और DEFY, डिफाई मीन्स किसी चीज को डिसोबे करना या बात ना मानना। ठीक है,
अब जो अर्ली मैन थे ना, वो क्या करते थे, ये जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनकी पूजा करते थे। जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा है ना कि पूजा होती थी लैंड की, फायर की, ठीक है। देन यू सॉ कि मतलब काफी एविडेंस है कि पेड़ों की पूजा की जाती थी, लैंड की पूजा की जाती थी, फायर की, द 5 एलिमेंट्स, उनकी पूजा की जाती थी, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम लोग कुछ एनिमल्स की भी पूजा करते थे। पशुपति जो पशुपति सील है जो हमको इंडस वैली से मिली है, उससे ये भी पता चलता है कि हम लोग एनिमल्स की भी पूजा करते थे। और बरगद के पेड़ की तो पूजा कितने सदियों से हम लोग देखते आए हैं कि होती आ रही है बरगद के पेड़ की पूजा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग जो ह्यूमन बींग्स थे, अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, हम लोग काफी लोगों की काफी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स और प्लांट और एनिमल्स की पूजा भी हम लोग जो है किया करते थे, ठीक है। अब हम सब में ना एक कॉमन चीज है, ठीक है, हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉमन चीज है कि हम लोग, हमारे अंदर एक सेंस है, ठीक है, चाहे वो सेंस कितनी भी ब्रॉड हो। अब मैं अगर बात करूं ह्यूमन बीइंग्स की, तो हम डर जाते हैं, वी हैव अ सेंस ऑफ फियर या फिर एक सेंस ऑफ ऑ, ठीक है, ऑ एज इन की हैरानी, सरप्राइज, वी गेट टेकन अबैक। बट अगर मैं अमीबा की बात करूं, तो ऑब्वियसली अमीबा में उस तरह की सेंसेस नहीं है, बट उसमें भी सेंस है। सेंस कैसे? स्यूडोपोडिया। अब जैसे ही वो देखता है, अमीबा देखता है कि मेरे आसपास खाना है, तो वो कैसे इमीडिएटली स्यूडोपोडिया बना देता है, ठीक है। हालांकि वो सिंगल सेल है, इट इज अ सिंगल सेल, फिर भी उसमें किसी ना किसी तरीके की सेंस है। तो ये हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक कॉमन फीचर है, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे दो ह्यूमंस की बात करूं, ठीक है, तो मुझे अपने अंदर सिमिलैरिटीज दिखाई देंगी, ठीक है, कि यार ठीक है, मैं भी मेरी भी दो आंखें हैं, मैं भी दो पैरों पे चल सकती हूँ, मैं भी मुंह से बात करती हूँ, मुंह से खाना खाती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें कॉमन है। बट अगर मैं सेम चीज अपने आप को काऊ से कंपेयर करूं, तो क्या वो सिमिलैरिटीज दिखेंगी? मुझे नहीं दिखेंगी, बट नहीं दिखेंगी ऑन अ वेरी फिजिकल लेवल। बट अगर मैं फिर उसको थोड़ा क्लोजली कंपेयर करूं, तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, दे ऑल्सो गिव बर्थ। अंडे तो नहीं ले करते ह्यूमन बीइंग्स, बर्थ ही देते हैं, ठीक है। हमारे भी बॉडी पे क्या है? हेयर है, काऊ की बॉडी पे भी हेयर है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स ऑल्सो प्रोड्यूस देयर ओन मिल्क, काऊ ऑल्सो प्रोड्यूसेस इट्स ओन मिल्क, ठीक है। उसी तरीके से एक लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज इज व्हाट वी कैन फाइंड ऑन दैट लेवल ऑल्सो, ठीक है। तो जब हम देखते हैं, तो देखने को हमें बंदर और काऊ जो है बहुत डिफरेंट भी लगेगी, बट जब हम कंपैरिजन करें क्लोजली, तो हमें पता चलेगा कि इनमें काफी सिमिलैरिटीज भी हैं, ठीक है। तो दिस इज द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि हम लोग कुछ चीजों में काफी ज्यादा डिफरेंट है, बट इन अ प्रॉपर लेवल वी आर वेरी सिमिलर ऑल्सो, ठीक है। अब कुछ 7 चीजें मतलब होती है ना, हम लोग बोलते हैं कि हम कैसे बताएं, हमें कैसे पता कि कोई भी, साइंस ऑफ एविडेंस मांगती है, ठीक है। तो कोई भी चीज लिविंग है कि नॉन लिविंग है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ 7 एक्टिविटीज हैं, जो कि जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, ये कुछ ऐसी चीजें हैं विच इज कंपल्सरी इन एवरी लिविंग बीइंग, ठीक है। सबसे पहले न्यूट्रिशन। हम यहाँ पे न्यूट्रिशन को फूड ईटिंग क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि फूड ईटिंग इन अ वेरी जनरल सेंस मीन्स टू इंजेस्ट फूड, फूड को इंजेस्ट करना मुंह से, बट अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट डू दैट, ठीक है। अमीबा कैन नॉट डू दैट। तो इस वजह से हमने इसका टर्म लिखा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब कि किसी भी चीज से एनर्जी प्रोवाइड होना, ठीक है, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। जब भी कोई चीज ब्रेक डाउन होती है, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। देन इज रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन का मतलब सांस लेना नहीं होता, ठीक है, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग। जो आप सांस लेते हो ना, उसको बोलते हैं ब्रीदिंग। और हम ब्रीदिंग क्यों करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। ये प्लीज नोट कर लेना, ठीक है। ब्रीदिंग होती है सांस लेना, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ब्रीदिंग। और जो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन यूज होके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। सो ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, ऑल द मैमल्स, दे ब्रीद, ठीक है, दे डू व्हाट, दे ब्रीद टू इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन क्या होता है आपका? रेस्पिरेशन होता है आपका एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप ऑक्सीजन की मदद से क्या करते हो? ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी रिलीज करते हो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और उस साइकिल में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उसको आप थ्रू ब्रीदिंग जो है एक्सचेंज करते हो, ठीक है। अब
इन ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो है वो मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना डिफ्यूजन, इसी की मदद से होता है ये, ठीक है, एक सिंगल सेल की वजह से। वेरएस हम लोग जो क्या करते हैं, हम लोग ब्रीद इन करते हैं। उसके बाद होता है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अगेन एक न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन का ही सबसेट है, ठीक है, इट इज न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन का सबसेट है। इसमें क्या होता है, जो आपके डिफरेंट आपने फूड लिया है या जो भी डिफरेंट आपने कोई भी मटेरियल जो भी इंजेस्ट किया है आपने, या फिर फॉर अगर मैं अमीबा के टर्म्स में बात करूं तो कोई भी सोर्स ऑफ फूड जो है उसको आप ब्रेक डाउन करते हो टू रिलीज एनर्जी, ठीक है, दैट इज नोन एज योर मेटाबॉलिज्म। हम जब बोलते हैं कि इसका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज है, बोलते हैं ना कि यार ये तो बहुत पतला है, इसका मेटाबॉलिज्म तो बहुत तेज है, इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो फूड है वो एक लार्जर स्केल के ऊपर ब्रेक डाउन होता जा रहा है, ठीक है। तो जितना जल्दी फूड ब्रेक डाउन होगा, जितना जल्दी यूटिलाइज होगा, उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी और जो आपका बॉडी है वो लीनर साइड पे रहेगी। देन एक्सक्रीशन, जो भी आपने खाना मेटाबोलाइज किया, जितना भी एनर्जी यूज हुई है, उसके बाद जो बाई प्रोडक्ट्स बच जाते हैं आपके, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ, ठीक है। अब ग्रोथ में हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करता है साइज में, बी इट अ कन्वेंशनल ग्रोथ एज दैट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स या ऐसे कुछ, या फिर अमीबा के टर्म्स में हम लोग बात करें, अगर मैं अमीबा जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बात करूं तो उनमें भी कैपेसिटी है, ठीक है। जैसे अगर सिंगल सेल में अगर वो है तो उनमें भी वो फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू सेल मेम्ब्रेन है कि वो अपने साइज को जो है एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज नोन एज योर ग्रोथ। और बेसिकली अमीबा कैसे ग्रो करता है, अमीबा जो है वो ग्रो करता है बाय इनगल्फिंग फूड, ठीक है, फूड इनगल्फ करके उसका जो साइज है वो ग्रो करता है। उसके बाद रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मेन, मतलब मेन तो चलो ये सारे फीचर्स है, बट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिप्रोड्यूस या फिर प्रोक्रिएट, ठीक है। अमीबा के फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो ये लोग क्या करते हैं, अमीबा कैसे ग्रो करता है, एक जो सेल है, एक सेल से ही दूसरा सेल जो है वो डिवाइड होके प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एंड ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, अगर मैं बर्ड्स की बात करूं तो बर्ड्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय लेइंग देयर एग्स, एंड ह्यूमन बींग्स कैसे करते हैं, बाय प्रोड्यूसिंग देयर ऑफस्प्रिंग्स, अपने बच्चे पैदा करके। नेक्स्ट आता है आपका सेंसिटिविटी या फिर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है, सेंसिटिविटी या फिर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मतलब गर्म अगर कोई चीज लग गई, ठीक है, कोई चीज अगर गर्म लग गई तो हमें इमिडिएटली हाथ विड्रॉ कर लेते हैं अपना। कोई चीज ठंडी लग गई, ठीक है, तो अपने आप को वार्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एकदम से आंखों पे लाइट पड़ती है तो आंखें बंद हो जाती हैं हमारी, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जैसे आप सपोज करो दरवाजे के पीछे काफी बार होता है ना, हमारे दोस्त प्रैंक करते हैं हमारे साथ, दरवाजे पे पीछे छुप के ऐसे एकदम से डरा देते हैं और आप एकदम से डर जाते हो, हैरान हो जाते हो, तो दैट इज नोन एज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। अब न्यूट्रिशन अगर मैं डिटेल में आपको बताऊं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे टेक इन मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग दैट दे यूज फॉर ग्रोथ और टू प्रोवाइड एनर्जी। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच organisms obtain energy from raw materials and from nutrients such as protein, carbohydrates and fats, ठीक है। तो कोई भी मटेरियल जिससे हम लोग एनर्जी हमको मिलती है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन जैसे अगर मैंने ब्रेड खाई तो ब्रेड में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, तो जब मैं ब्रेड खाऊंगी तो वो जो है ब्रेक डाउन होता जाएगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ब्रेक डाउन होते जाएंगे टू प्रोवाइड एनर्जी टू मी। सिमिलरली प्रोटीन्स है, जैसे अगर मैंने दाल खाई, चिकन खाया, तो उसमें क्या है, प्रोटीन्स है, तो वो प्रोटीन्स किस में ब्रेक डाउन होंगे, अमाइनो एसिड्स में, ठीक है। और उससे क्या होगा, जो मेरी मसल्स का वेयर एंड टेयर है वो रिपेयर होता जाएगा, मसल्स बिल्डअप होती जाएंगी। नेक्स्ट आपका आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड सब्सटेंसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो रेस्पिरेशन अलग है, दिस इज टेक अ डीप ब्रेथ, दिस इज ब्रीदिंग, ठीक है, दिस इज नोन एज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग से क्या करते हैं हम, ब्रीदिंग से बेसिकली एक तो स्मेल आती है चीजों की, और दूसरा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों होता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि जो हम O2 यानी ऑक्सीजन जो हम लोग ब्रीदिंग के थ्रू लेते हैं उससे क्या होता है, आपका फूड ब्रेक डाउन होता है, फूड ब्रेक डाउन होता है, और क्या रिलीज होती है, एटीपी, ठीक है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और इस प्रोसेस में एटीपी जो बन जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है वो हम कैसे करते हैं, ब्रीद आउट कर देते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन फूड विद इन देयर सेल्स टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम कैरिंग आउट द डेली प्रोसेसेस। अब आप इसको देखो, ये जो आपने ऑक्सीजन ली, ठीक है,
ये ऑक्सीजन अंदर गई, ठीक है। यहाँ पे सेल्स में क्या हुआ, आपका एटीपी रिलीज हुआ, यानी एनर्जी रिलीज हुई, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ वो बाहर आ गया आपका, ठीक है। तो ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट, ठीक है। एंड रिलीज क्या हुआ आपका, एटीपी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। तो इससे क्या होते हैं आपके डेली लाइफ प्रोसेसेस, जैसे वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, ये सारी चीजों के लिए आपको एनर्जी यहीं से प्रोवाइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, हमें केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स जिससे हमारे बॉडी फंक्शंस या बॉडी प्रोसेसेस जो है वो वर्क करते हैं, ठीक है। दीज केमिकल्स वेदर स्मॉल और बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शंस आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको भी बताया प्रोटीन किस में चेंज होता है, अमाइनो एसिड्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स किस में चेंज होते हैं, ग्लूकोज या फिर सुक्रोज, ठीक है। तो ये जो है आपका इसी तरीके से ये एक बायोमोलिक्यूल से दूसरे बायोमोलिक्यूल में चेंज हो गया, और इन कन्वर्जन्स को हम या केमिकल रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। और ये जो सारे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स जो हैं ये मेटाबॉलिज्म पोजेस करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू क्लासिफाई वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉट। अब एक्सक्रीशन, ठीक है। ऑल लिविंग बीइंग्स एक्सक्रीट as a result of many chemical reactions occurring in the cell. They have to get rid of the waste, जो भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। तो इन सबको एक्सक्रीट भी करना होता है हमें। तो ये जो एक्सक्रीशन है ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स एंड वेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्सक्रीशन, ठीक है। अब आपने इतना सारा खाना खा लिया, मान लो आपने 2 kg ऑफ फूड ले लिया, आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट थी 1.5 kg की, तो ये जो रिमेनिंग 0.5 kg है जो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया, ठीक है, जो फूड आपका डाइजेस्ट ही नहीं हो पाया, उसमें आप क्या करोगे, उसको क्या करोगे, एक्सक्रीट करोगे आप, ठीक है। अगर आपकी बॉडी ने, मान लो आपने 2.5 kg खाना खाया और 1.5 kg ही आपकी बॉडी जो है डाइजेस्ट कर पाई, तो जो 0.5 kg है आप क्या करोगे, एक्सक्रीट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्रोटीन की जरूरत है, ठीक है, प्रोटीन की जरूरत है, अब आप जो है मान लो नवरात्रे चल रहे हैं और आप एक नॉन वेजिटेरियन हो और आप चिकन खाते हो, ठीक है। आपने एक डेली इनटेक रखा है कि यार इतना ग्राम मुझे चिकन खाना ही है टू टेक द प्रोटीन इनटेक, ठीक है। अब नवरात्रे आप सोच रहे हैं मैं चिकन तो खा नहीं सकता, तो मैं कुछ और खाऊंगा जिससे मेरा ये प्रोटीन इनटेक कवर हो जाए, तो आपने चने यानी ग्राम्स खाना शुरू कर दिया, बट ऑब्वियसली ग्राम्स का जो प्रोटीन कंटेंट इज नॉट एज मच एज चिकन का प्रोटीन कंटेंट, तो आपने क्या की, आपने इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, ठीक है, क्वांटिटी इंक्रीज कर दी। अब आपने क्वांटिटी तो खाने की इंक्रीज कर दी, पर बॉडी की तो डेली लिमिट ग्राम्स डाइजेस्ट करने की फिक्स है ना। आपने मान लो आपने 300-400 ग्राम चने खा लिए, बट आपकी बॉडी तो इतने डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी ना, तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट आपका ग्रोथ है, ठीक है। ग्रोथ इज सीन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, it involves using food to produce new cells. Increase in mass and increase in number of individuals are twin characteristics of growth, and just these market star, ठीक है। what are the two twin characteristics of growth, increase in mass, ठीक है, बॉडी का जो वेट है उसमें, and increase in the number of individuals, it is known as the growth, ठीक है। Now multicellular organisms grows by cell division, and in plants this growth by cell division occurs continuously throughout their lifespans, ठीक है। अब जो प्लांट्स हैं, आपने देखा होगा कि कोई प्लांट छोटा सा होता है, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, ठीक है। एंड दिस टेक्स प्लेस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ा था ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग, इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग। अब एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, आपने देखा है किसी को हमारे ह्यूमन बींग्स में ना ग्रोथ स्पर होता है, ग्रोथ स्पर क्या होता है, सर्टेन एजेस होती है, एक सर्टेन एज ग्रुप होता है जहां पे आपकी हाइट इंक्रीज होती है, ठीक है। तो जब आपके ग्रोथ स्पर्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद जो है ह्यूमन बींग्स में ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे मैं इफ आई हैव रीच्ड माय अर्ली 20s, तो मुझे पता है कि अब मेरी जो ग्रोथ पीरियड है
वो नहीं, अब मैं नहीं ग्रो कर पाऊंगी, मेरी हाइट इससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी जितनी ऑलरेडी है, ठीक है। द परमानेंट इंक्रीज इन सेल साइज एंड नंबर इज कॉल्ड ग्रोथ। अगेन इसको भी आप स्टार मार्क कर दीजिए। द परमानेंट इंक्रीज इन सेल, अब किसी को देखा आपने लंबा हो तो वापस से उसकी हाइट छोटी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता ना। कभी आपने देखा है कि फॉर एग्जाम्पल कोई 5 फीट 11 इंचेस है तो वो 2 साल बाद 5 फीट 9 इंचेस रह गया हो, तो इट इज अ परमानेंट चेंज, ठीक है। द परमानेंट इंक्रीज इन सेल नंबर एंड सेल साइज इज नोन एज ग्रोथ एंड अ डेड ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो, ठीक है, ये तो सबको पता ही है। नेक्स्ट आपका है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनमें हम जो डिफरेंट प्रोजेनी होती है, जो डिफरेंट जिसको हम बोलते हैं, जो रिप्रोडक्शन के बाद जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है, वो जो फीचर्स हैं वो प्रोड्यूस पोजेस करते हैं मोर और लेस टू दैट ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं टमेटो की, तो अगर मैं टमेटो का प्लांट लगाऊं, ठीक है, सीड लगाऊं, तो जो नेक्स्ट टमेटो का प्लांट होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर होगा पिछले वाले प्लांट जैसे। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, ये होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है ऐसा कि बिल्कुल ही सिमिलर दिखता है आपका नेक्स्ट प्लांट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपका एक स्पर्म, ये है ओवम है, ठीक है, और एक आपका स्पर्म है, ठीक है। तो ये दोनों जब फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। और ये जाइगोट जो होता है इसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम है, ठीक है, या फिर एक एक्स क्रोमोसोम है, या फिर एक एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। और साथ में क्या है आपका, इस जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है, और वो एम्ब्रियो कैसे टेक्स बर्थ एज एन इन्फेंट। तो अब इसमें जो आपका ओवम है और आपका जो स्पर्म है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट। तो वो जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन साथ में फ्यूज होगी तो एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो कि थोड़ा बहुत एक ओवम के जेनेटिक से मैच करेगा और एक स्पर्म के जेनेटिक से मैच करेगा, यानी उसमें या तो सिमिलैरिटीज मदर की ज्यादा होंगी या फादर की ज्यादा होंगी, या दोनों की इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मींस आल्सो, जैसे कि फंजाई जो होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, इजीली स्प्रेड, मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं, वो क्या करते हैं, स्पोर से। तो फंजाई कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय स्पोरेशन, ठीक है, या फिर बाय प्रोड्यूसिंग स्पोर्स। और यही आपका बैक्टीरिया कैसे करता है, ये नोट कर लेना, बाइनरी फिजन से, बाइनरी फिजन, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है। अब जैसे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, ये स्पर्म सेल्स देख रहे हो आप और ये ओवम देख रहे हो। अब ये स्पर्म्स जो है ना, जो भी पहला स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करेगा वो आपका क्या बनाएगा, जाइगोट, ठीक है, वो क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट फॉर्म करेगा। और अब जो ये स्पर्म्स है ये भी कुछ एक स्पेसिफिक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कैरी कर रहे हैं अपने साथ, और ओवम के अंदर भी एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि जो ऑफस्प्रिंग है उसमें कुछ ट्रेट्स जो है वो मदर के आएंगे, कुछ उसमें फादर के ट्रेट्स आएंगे। तो ये अगेन आपका एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का स्पेशल। अब दूसरा आ गया पर्सपेक्टिव कि कुछ ऑर्गेनिजम्स है जैसे लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा, इनमें क्या होती है, बडिंग। तो फंजाई में क्या होता है, स्पोरेशन या फिर स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। यीस्ट या फिर हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग, ठीक है, बड्स फॉर्म होते हैं। प्लेनेरिया या फिर फ्लैट वर्म्स जो होते हैं इनमें क्या होती है, रीजनरेशन, क्या होती है, रीजनरेशन। मान लो ये एक फ्लैट वर्म है, ठीक है, दिस इज योर फ्लैट वर्म, इसका ये पोर्शन लूज हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये दो पार्ट्स हो जाएंगे, फिर ये दो पार्ट्स इंडिविजुअली ग्रो करना शुरू कर जाएंगे, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक द लिजर्ड्स टेल, अगर आप काट भी दोगे इट रीजनरेट्स, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आवर लिवर आल्सो, इट रीजनरेट्स। उसी हिसाब से जो आपका ये फ्लैट वर्म्स है ये भी कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय द मीन्स ऑफ रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन, ठीक है। जो फंजाई होती है इसमें यानी या फिर फिलामेंटेस जो एल्गे होती है, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, दे ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रैगमेंटेशन आल्सो, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, फ्रैगमेंटेशन भी होती है। अब जैसे ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया मैंने आपको बता दिया इसमें क्या होता है, बाइनरी फिशन। और ये जो बाइनरी फिजन है आपका, ये बाइनरी फिजन क्या है, ये एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है,
इसको रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, बट ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल आता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलाई सच एज लाइट, ठीक है, टेम्परेचर एज इन हीट एंड कोल्ड, वाटर, ग्रेविटी एंड केमिकल सब्सटेंस। अब आप इसका क्लासिक एक एग्जाम्पल है, मिरर के सामने खड़े हो जाना, ठीक है, और आईज है ना आपकी, इसके अंदर टॉर्च मारना, ठीक है, टॉर्च मारना, टॉर्च, फोन की टॉर्च जैसे भी। तो जब आप देखोगे, जब आप लाइट मारोगे ना, जब लाइट मारोगे इसके अंदर, तो जो आपके प्यूपिल्स है ना वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कि ऐसे अगर आपके प्यूपिल्स है ना लाइट पड़ने पे ये ऐसे हो जाएंगे, और फिर जब लाइट हटा दोगे तो डायलेट हो जाएंगे वापस से, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरीके का रिस्पॉन्स है टू स्टिमुलाई, ठीक है, दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। नेक्स्ट अब आपका आता है क्लासिफिकेशन। अब हम जब हमने कैसे क्लासिफाई किया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई किया कैसे हमने, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स हुए क्लासिफिकेशन के, ठीक है। देयर वाज ग्रीक थिंकर एरिस्टोटल, आपने नाम सुना होगा, उसने सोचा कि हम एक काम करते हैं, हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन करते हैं, एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं उनको अलग क्लासिफाई कर देते हैं, और जो हवा में रहते हैं उनको अलग क्लासिफाई कर देते हैं। बट फिर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि हवा में तो पैरट भी होता है, ठीक है, पैरट तो हवा में रहता है, एंड पेंगुइन भी हवा में रहता है, और हैं दोनों बर्ड्स, राइट, ठीक है। और पेंगुइन जमीन पे भी रहता है, ह्यूमंस भी जमीन पे रहते हैं, और इनमें सिमिलैरिटीज ही नहीं है कोई, ना मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सिमिलर है, ठीक है, ना आपकी क्या बोलते हैं, जिस तरीके से ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं वो भी सिमिलर नहीं है, ना इनकी बॉडी पे हेयर है, फिर इनके पास एक विंग भी, मतलब विंग्स है इनके पास, ह्यूमन बींग के पास विंग्स भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई, तो हमें समझ में आया कि नहीं, ये तो कोई बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ ही नहीं, ये तो बड़ा वेग सा क्लासिफिकेशन है, बड़ा मिसलीडिंग है, ठीक है। जैसे अब एनिमल्स हैं दैट लिव इन द सी, जैसे कोरल्स है, वेल्स है, फिश है, स्टारफिश है, शार्क है, कितने हैं, हमको इमिडिएटली पता चल जाएगा कि यार ये तो बहुत डिफरेंट है आपस में, है ना। सी को जो कोरल्स होते हैं, वेल्स होती हैं, ऑक्टोपस होते हैं, कितने डिफरेंट है आपस में, ठीक है। तो हम समझ गए कि दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ स्टडिंग। तो फिर हमने क्या किया, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी डिजाइन विच यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ क्लासिफाइंग एनिमल्स, ठीक है। तो हमने समझ गए कि यार प्लांट्स को जैसे हम क्लासिफाई करते हैं उससे बड़ा डिफरेंट तरीके से एनिमल्स को करना पड़ेगा, क्योंकि इनका डिजाइन ही डिफरेंट है ना, डिजाइन डिफरेंट है, फूड डिफरेंट है, जैसे ये एक्वायर करते हैं अपने न्यूट्रिशन वो भी बहुत डिफरेंट है, ठीक है। और ये जो डिजाइन है, जैसे एनिमल्स जो होते हैं उनका एक स्केलेटल सिस्टम होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो ये फीचर्स हैं, जो एडिशनल फीचर्स हैं, हमने सोचा इनके ग्रुप पे हम लोग एक सब ग्रुप बनाते हैं रादर देन मेकिंग अ ब्रॉडर ग्रुप, ठीक है। तो हमने सोचा कि अगर एनिमल्स हैं तो हम एनिमल्स के छोटे छोटे सब ग्रुप बनाते हैं रादर देन मेकिंग अ लार्जर सब ग्रुप, और उसमें हम एनिमल्स को डाल दें, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन एक सिंपल प्रोसेस तो है नहीं, तो हमने क्या किया, हमने हायरार्की शुरू की। हायरार्की का मतलब होता है जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ठीक है, फादर, इधर से आई तुम्हारी मदर, यहां से आए यू, योर ब्रदर। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हायरार्की, ऊपर से नीचे की तरफ जाना, ठीक है, या फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाना, हायरार्की। जैसे अब आर्मी की रैंक्स होती है ना, लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, ठीक है, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, ठीक है, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर सॉरी फिर मेजर जनरल, मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल। तो ये क्या है, आपकी रैंक के टर्म्स में हायरार्की है, ठीक है, हायरार्की है। जब हम ऊपर से नीचे या नीचे से जो ऊपर जाते हैं उसको हम लोग हायरार्की बोलते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सोचा कि एक सिंगल स्टेप तो नहीं है, इसमें हायरार्की ही बनेंगी, जिसमें हर स्टेप पे कोई ना कोई रैंक या फिर कैटेगरी हम लोग प्रोवाइड करेंगे एनिमल्स की, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। अब ये टैक्सोनॉमी ये होता क्या है, ठीक है, जो भी कैटेगरी, हर यूनिट में जो कैटेगरी होती है उसको हम एक रैंक बोलते हैं, और उस रैंक का नाम हम टैक्सॉन रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बात करूं किंगडम, ठीक है,
किंगडम की बात करूं या स्पीशीज, जीनस, तो ये क्या है, ये हायरार्की का पार्ट है। हायरार्की में एक स्टेप है, हर एक स्टेप को हम बोलते हैं टैक्सा। ठीक है, टैक्सा या फिर टैक्सॉन। ठीक है, और ये पूरी क्लासिफिकेशन क्या हो गई, टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको स्टार मार्क कर लो। ईच कैटेगरी referred to as a unit of classification represents a rank and this is known as taxon. इसको बोलते हैं taxonomic classification. Now taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. For example, अब देखो insects होते हैं, they basically represent a group of organisms sharing common features like 3 pair of jointed legs. ठीक है, it means insects are recognizable concrete objects which can be classified as animals. ठीक है, mammals and dogs represent the taxa at different levels. ठीक है, और based on these characteristics all living organisms can be classified into different taxa and this process of classification is known as taxonomy. ठीक है, now for example जैसे मैं बोलती हूँ आपको कि मैंने बोला कि एनिमल किंगडम है। ठीक है, एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम में मैंने बताया कि इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, मैंने बोला वो होती हैं एवीज या फिर बर्ड्स होती हैं, मैंने बोला मैमल्स होते हैं। तो जब मैं ये बनाती हूँ ना, तो मैंने एक एनिमल, मतलब एनिमल जो एक मेजर ऑर्गेनिज्म है उसको मैंने सब ग्रुप में डिवाइड किया। जो हमने पीछे पढ़ा था ना कि एक ब्रॉडर कैटेगरी में एनिमल को डालने की जगह हम एक सब क्लासिफिकेशन बनाए, तो मैंने एनिमल को इंसेक्ट्स कर दिया। अब मुझे पता होगा कि मैंने इंसेक्ट्स वाली कैटेगरी में जो भी ऑर्गेनिज्म डाले हैं इनके फीचर क्या होंगे, सिमिलर। करेक्ट। अब मैमल्स में मैंने डाला है, तो मैं मैमल जो कैटेगरी है ना, जब मैं मैमल की मैंने कैटेगरी बनाई तो मैंने कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे कि मैमल वो एनिमल होगा जिसमें ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो उस बेसिस पे मैंने इसमें ऑर्गेनिजम्स डालना शुरू किया, जिससे मुझे इजी हो जाएगा अब ये जानना कि जो भी कैटेगरी, जो भी ऑर्गेनिज्म मैमल के कैटेगरी में फॉल करता है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होंगे। तो जब मैं एनिमल और डॉग की बात करती हूँ तो मैं समझती हूँ कि एनिमल और डॉग के जो बेसिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो काफी सिमिलर है। सिमिलरली आपके एवीज और बर्ड्स हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें एग्जांपल ले लो पेंगुइन, ठीक है, और इसमें ले लो प्लैटिपस का। अब प्लैटिपस है तो मैमल, बट ये एग्स ले करता है और ये एक एक्सेप्शन है। अब हमने इसको क्यों डाला मैमल्स में, हमने बर्ड्स में क्यों नहीं डाला इसको? हमने इसको इसीलिए नहीं डाला क्योंकि चाहे कि एग्स जो है वो ले करता हो, बट इसके मेजर जो फीचर्स है ना वो सारे मैमल से मिलते जुलते हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं, इसकी बॉडी पे भी हेयर है। ठीक है, तो सम फीचर्स जो मेजॉरिटी फीचर्स है इसके वो क्या है, मैमल्स की तरह है। इसीलिए हमने इसको मैमल्स की कैटेगरी में डाला और बर्ड्स की कैटेगरी में नहीं डाला। सिमिलरली पेंगुइन जो है आपका, पेंगुइन तो फ्लाई नहीं करता, बर्ड्स का मेन कैरेक्टर है कि वो फ्लाई करे, बट पेंगुइन्स के बाकी प्रोसेसेस जो है वो बिल्कुल बर्ड्स की तरह सिमिलर है, इसलिए हमने इसको बर्ड का फॉर्म दिया। और ये जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं ना कैटेगरी के बेसिस पे, जैसे ये इंसेक्ट्स भी एक टैक्सा है, बर्ड्स भी एक टैक्सा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। और इस पूरे क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेना। अब आता है हायरार्की। ठीक है, ये सबसे पहले जो अर्नेस्ट हैकेल है, रॉबर्ट विटेकर है और कार्ल वूस है, उन्होंने इनको क्लासिफाई करने की कोशिश की थी इनटू ब्रॉडर कैटेगरीज, जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और ये जो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, ये दी थी रॉबर्ट विटेकर ने। ठीक है, तो रॉबर्ट विटेकर ने बोला कि क्लासिफिकेशन होगी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, तो उसने जितने भी ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं उनको इन कैटेगरीज में डिवाइड किया कि जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, फॉर एग्जांपल एनी लिविंग बीइंग इन दिस प्लैनेट विल ईदर बी अ मोनेरा, या फिर वो एक प्रोटेस्टा होगा, या फिर वो फंजाई होगा, या तो प्लांटे होगा, या तो एनिमेलिया होगा। अब इन सब के अंदर एक सब क्लासिफिकेशन होती है, उस सब क्लासिफिकेशन में वो कहाँ फिट होगा वो हम आगे चल के देखेंगे कि अब एक ऑर्गेनिज्म है, उसके जो फीचर्स हैं, ब्रॉडर फीचर्स जो है वो एनिमल से मिलते जुलते हैं। ठीक है, अब देखो, जब मैं किसी को एनिमल बोलती हूँ ना, तो मैंने एनिमल जब बोलती हूँ तो मैंने एनिमल जो किंगडम है ना उसके कुछ फीचर्स, जैसे मैंने आपको बताया ब्रॉड फीचर बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड कैटेगरी में बोलूँ, मैं बोलूंगी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म एनिमल तब होगा जब उसमें एक्स क्वालिटी, वाई क्वालिटी और जेड क्वालिटी होगी। ठीक है, और मुझे जो ऑर्गेनिज्म मिला उसमें ये तीनों क्वालिटीज है। ठीक है, मैंने उसको एनिमल कैटेगरी में डाल दिया। अब एनिमल कैटेगरी में मान लो मैं बोलूं कि इंसेक्ट होने के लिए इसको ABC क्वालिटी चाहिए, बर्ड होने के लिए इसको 1 2 3 क्वालिटी चाहिए,
और मैमल होने के लिए इसको 4, 5, 6 क्वालिटी चाहिए, ठीक है। और मैंने जब इसकी क्वालिटीज ऑब्जर्व की तो मुझे पता चला कि यार इसमें 1, 2 एंड 3 क्वालिटीज है, तो मैं उसको क्या कर दूंगी, बर्ड के अंदर डाल दूंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से होती है आपकी क्लासिफिकेशन। मतलब समझ में आया आपको? अब जैसे हम नंबर्स की बात करते हैं ना, नंबर और अल्फाबेट की बात करते हैं, नंबर और अल्फाबेट की, इसका एक छोटा सा आपको रिलेट करने के लिए एग्जांपल देती हूँ मैं। नंबर और अल्फाबेट की बात करते हैं। अब हमें पता है कि जो डिजिट्स होते हैं ये नंबर्स होते हैं, ठीक है। और आपका अल्फाबेट जो लेटर्स होती हैं वो आपके अल्फाबेट में आती है। अब मैं अगर आपको 4 दे दूं तो आप देखोगे कि हाँ यार 4 ये तो डिजिट है, तो ये नंबर में आना चाहिए, ठीक है। अब नंबर में भी आगे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर होते हैं आपके, यहाँ जैसे प्राइम छोड़ो, ऑड नंबर होते हैं और इवन नंबर होते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि यार ऑड नंबर वो होते हैं जो कि 2 के टेबल में नहीं आते हैं, और इवन नंबर है जो 2 के टेबल में आता है। तो आप देखोगे 4 तो 2 इंटू 2 4 होता है, तो ये तो 2 के टेबल में आता है, तो आप इसको क्या करते हो, इवन नंबर में डाल देते हो, है ना। उसी हिसाब से इसमें भी होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है हम उसको किसी भी मेजर किंगडम, जो ये 5 किंगडम्स है इन सबके फीचर्स है, तो आप पहले उस ऑर्गेनिज्म को देखोगे कि ऑन अ ब्रॉडर लेवल कौन से किंगडम के फीचर्स से मैच कर रहा है। फिर जिस किंगडम के फीचर से मैच करेगा उसकी सब कैटेगरीज देखोगे, और फर्दर जो उसकी क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स है उस ऑर्गेनिज्म की, उसको नोटिस करोगे कि ये कौन से वाले सब कैटेगरी के अंदर फिट होता है आपका, ठीक है। अब ये है जैसे किंगडम, किंगडम के बाद आपका आता है फाइलम। फाइलम आपका एनिमल्स में होता है, डिवीजन आपका प्लांट्स के रिस्पेक्ट में होता है। फिर आपका क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जितना ऊपर से नीचे जाओगे उतनी क्वालिटीज नैरो डाउन होती जाएंगी, ठीक है। ये किंगडम में आपको एक ब्रॉडर कैटेगराइजेशन दिखेगा, स्पीशीज में आपको उतनी ही ज्यादा सिमिलैरिटीज दिखाई देंगी। अब डॉग्स की ब्रीड होती है डॉबरमैन, ठीक है, और बुलडॉग, है तो दोनों डॉग ही है ना, सब कुछ सेम है, बस क्या डिफरेंस है, इनकी अपीयरेंस ही डिफरेंट डिफरेंट है ना। सिर्फ अपीयरेंस के अलावा कुछ डिफरेंट है क्या, सब कुछ ही सिमिलर है, सब कुछ ही सिमिलर है। ईटिंग हैबिट्स, मेटाबॉलिज्म, कम्युनिकेशन, स्पीच, वे ऑफ बार्किंग, सब कुछ सेम है। डॉबरमैन भी बार्क करता है, बुलडॉग भी बार्क करता है। डिफरेंस कहाँ पे आता है आपका, अपीयरेंस में आता है। अब जीनस देखो, कैट एंड डॉग, दो डिफरेंट जीनस है, ठीक है, दो डिफरेंट जीनस है, तो सिमिलैरिटीज क्या होंगी, कम होती जाएंगी, एंड अल्टीमेटली एनिमल्स में आ जाएंगे। अब एनिमल्स में आप ह्यूमंस ले लो और काऊ ले लो, तो ऑन अ ब्रॉडर लेवल सिमिलर है, बट कितना एक गैप सा फॉर्म हो गया इनकी सिमिलैरिटीज में, ठीक है। तो ये आपका हायरार्की होता है ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसमें आता है नॉमेनक्लेचर। अब आप देखो फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लोकस्ट होती है, या मान लो मॉस्किटो है, ठीक है, मस्कीटो है, तो हम मस्कीटो को क्या बोलते हैं, यहाँ पे मच्छर बोलते हैं, ठीक है। हो सकता है चाइना में इसको कुछ और बोलते हो। और अगर मैं सपोज करो किसी ऐसी जगह जाती हूँ, अब मस्कीटो भी इंग्लिश में बोलते हैं ना हम, मान लो मैं किसी ऐसी जगह जाती हूँ, कोई अफ्रीकन कंट्री में जाती हूँ जहाँ लोगों को सिर्फ अपनी लोकल लैंग्वेज समझ में आती है, उनको ना इंग्लिश आती है ना उनको कोई और लैंग्वेज समझ में आती है, तो मैं मुझे उनको अगर मस्कीटो कन्वे करना तो मैं कैसे करूंगी। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमने क्या किया, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर, कि साइंटिस्ट ने बोला कि यार तुम इंडियंस अपना रहने दो, अमेरिकन्स तुम अपना रहने दो, ठीक है, साइंटिफिक नेम अपना रहने दो, हम तो भाई साइंस की तरफ से बात करेंगे, हम साइंटिफिक नाम देंगे हर ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम, इज नॉट नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड nomenclature, sorry, the naming of organisms such as that a particular organism is known by the same name all over the world, ठीक है। एक ऐसी nomenclature, ऐसा नामकरण जिससे एक ऑर्गेनिज्म का नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो सिमिलर हो, उसको हम बोलेंगे साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नॉमेनक्लेचर और नेमिंग is only possible when the organism is described correctly and we know what the organism name is attached to, that is identification, ठीक है। हमको पूरा पता होना चाहिए ऑर्गेनिज्म बराबर वही है कि नहीं जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब प्लांट्स जो होते हैं
उनके लिए साइंटिफिक नेम्स आर based on certain principles and criteria which are approved by the International Code for Botanical Nomenclature यानी ICBN। ठीक है, और एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए जो रूल्स ले डाउन होते हैं वो कौन करता है? ICZN, जिसका नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिक नॉमेनक्लेचर। इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लो। ठीक है, प्लांट्स के नॉमेनक्लेचर के लिए जो भी प्रिंसिपल गाइडलाइन या क्राइटेरिया होता है वो ICBN ले करता है और एनिमल्स के लिए ICZN ले करता है। अब नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या होते हैं? नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं। अब सबसे पहला इसका प्रिंसिपल तो यही है कि एक नाम में जेनेरिक नेम होगा और एक स्पीशीज का नाम होगा, जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपसे बताया था। ठीक है, नाउ दिस सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स विद टू कंपोनेंट्स इज नोन एज बायनोमियल। बायनोमियल का मतलब क्या होता है? टू। तो हम एक ऑर्गेनिज्म को दो नाम दे रहे हैं, एक उसका जेनेरिक नाम और एक उसका स्पीशीज का नाम यानी कि स्पेसिफिक नाम। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। और ये सिस्टम किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये पूरे बायोलॉजिस्ट जितने भी हैं ये फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब रूल्स क्या है इसके? रूल्स ये हैं कि जो बायोलॉजिकल नाम होता है ना, यूजुअली लैटिन में लिखते हैं हम लोग और इटैलिक्स में लिखते हैं। ठीक है, तो दिस इज मोस्टली फॉर द प्रिंटेड बुक्स। जब भी आप प्रिंटेड बुक में देखोगे ना, जैसे ऐसे देखोगे, इसमें ना ऐसे ऐसे दिया होगा, रुको, जैसे कि यूं लिखा होगा इटैलिक्स में। इटैलिक्स के अंदर ना थोड़ा स्लैंटिंग वे में इटैलिक्स, पता ना क्या होती है। सो इनको क्या करते हैं? लैटिनाइज करते हैं या फिर उसी ओरिजिन के अंदर लिखने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट नाम होता है वो क्या होता है? जीनस का नाम, और जो दूसरा नाम होता है वो स्पीशीज का नाम होता है। ठीक है, जब हम हैंड रिटन, जब हाथ से लिखते हैं तो उनको सेपरेटली जो है अंडरलाइन करते हैं। मैं अगर लिखूं मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है, तो मुझे इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। हालांकि रेयरली ही कोई फॉलो करता है इनको, बट जब आप प्रॉपर कोई बुक्स पढ़ोगे ना, कोई भी बुक्स इस रिस्पेक्ट में पढ़ोगे तो आपको हमेशा वहां पे दिखेगा कि वो स्पेशली अंडरलाइंड है। ठीक है, और जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो इसमें क्या होता है? इटैलिक्स में देते हैं इसको। ठीक है, और जो फर्स्ट वर्ड होता है ना वो कैपिटल, जैसे मैंने इसका नाम देखो कैपिटल लिखा ना, जीनस का नाम कैपिटल होगा और स्पीशीज का नाम जो है वो स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, जैसे कि पैंथेरा लियो। ठीक है, अब जो एनिमल्स होते हैं ना, सॉरी जो ह्यूमन बींग्स है, उनको डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने में तो इंटरेस्ट है ही, बट उनको ये भी जानना है कि उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है। जैसे अब कैट है और टाइगर है, तो हम बोलते हैं ना जो कैट और टाइगर है डिस्टिंग पुराने रिलेटिव्स हैं, दे आर दूर के रिलेटिव्स। बोलते हैं ना कि टाइगर इज ऑल्सो अ कैट, दे आर डिस्टिंक्टली रिलेटेड। तो ये रिलेशनशिप कैसे पता चला हमें? ये रिलेशनशिप हमें पता चला थ्रू a branch of study which is known as systematics. Basically, what is systematics? Systematics is the study of organisms and their diversities and also the relationship among them. दो organisms के टाइप, उनके डिफरेंसेस के बारे में जाना और रिलेशनशिप क्या है उनका आपस में, उसको जानने को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। जैसे मंकी एंड ह्यूमन बींग्स, एप्स, बेसिकली एप्स और ह्यूमन बींग्स डिस्टिंक्टिवली रिलेटेड है। ठीक है, now the word systematics is derived from the Latin word systema, which means arrangement of organisms। ठीक है, और Linnaeus जो था, जो हमने पीछे पढ़ा था ना, Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. Please underline it। या कभी कभी आता है अपना who wrote Systema Naturae, या the author that is related to Systema Naturae। ठीक है, तो ये कर लेना, इसमें आता है आपका लिनियस। ठीक है, एंड अब जो आपका सिस्टमैटिक्स था, जब मतलब आफ्टर अ वाइल वी इंट्रोड्यूस सिस्टमैटिक्स, उसके बाद इसको थोड़ा इसके पर्सपेक्टिव को और इसके जो स्कोप है इसको बढ़ा दिया गया, और उसमें हमने आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन भी ऐड कर दिया। ठीक है, एंड ये जो है इट टेक्स इनटू अकाउंट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म। जैसे एप्स जो है वो एवोल्यूशन के बाद क्या फॉर्म हो गए, मतलब हम लोग क्या हुए, हम इवॉल्व हुए हैं ना, एप्स से हम लोग इवॉल्व हुए हैं।
आर्कियो जो कितने सारे रेप्टाइल्स हैं, कितने सारे डायनासोर्स जो हम देखते हैं प्रिमिटिव, जैसे मैमथ है, मैमथ था ना पुराने टाइम में, आइस एज में देखा होगा आपने। तो एलिफेंट्स कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? मैमथ से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो यही जो चीजें होती हैं, ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी जो होता है ये भी स्टडी करता है। ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली जो सिस्टमैटिक्स है वो क्या है? वो आपका इट्स बेसिकली अ ब्रांच ऑफ स्टडी दैट डील्स विद द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स और उनकी जो बीच की डाइवर्सिटीज या डिफरेंसेस हैं उनके रिगार्डिंग रिलेट करता है, और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है उनको भी डील करता है। एंड लेटर इट वाज द स्कोप वाज इनलार्ज, और इसमें स्पीशीज का जो आइडेंटिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ये भी ऐड हो गया। ये आपका क्वेश्चन सीडीएस में आया भी था और मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी था। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट को भी स्टार मार्क कर लेना। एंड अभी जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें मैं आपके साथ टैक्सोनॉमिकल एड्स डिस्कस करूंगी। ठीक है, और जो एनिमल और प्लांट किंगडम को छोड़ के जो किंगडम्स हैं उनके बारे में ब्रीफली डिस्कस करूंगी थोड़ा, और एक बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी थोड़ी चीजें बताऊंगी आपको। एंड इसके साथ में जो टिश्यू पार्ट 1 का चैप्टर जो था, जो टिश्यू पार्ट 1 का लेक्चर था, उसमें एक्चुअली इट वाज पॉइंटेड आउट टू मी बाय अ स्टूडेंट कि बाय मिस्टेक ना उस स्लाइड में क्या हो गया है, जाइलम के जो मैंने आपको 4 सेल्स बताए थे ना, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम ट्रिकाइड्स, ठीक है, वेसल्स और फाइबर्स, तो उसमें मैंने आपको गलती से मेंशन कर दिया था कि ये सारे डेड होते हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। जो जाइलम पेरेन्काइमा है इट इज अ लाइव सेल। ठीक है, ये लाइव है। ठीक है, जाइलम पेरेन्काइमा इज लाइव एंड बाकी ये तीनों जो हैं ये डेड है। और सिमिलरली जो फ्लोएम है ना, फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं वो डेड होते हैं, बाकी सारे जो हैं वो लाइव है। ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स आर डेड और रेस्ट एवरी सेल इज लाइव, और जाइलम में पेरेन्काइमा इज लाइव, रेस्ट ऑल ऑफ देम आर डेड। ठीक है, तो ये करेक्शन एक बार कर लेना, ये बाय मिस्टेक जो है वो गलत हो गया था स्लाइड पे। ठीक है, तो बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड तब तक के लिए प्लीज लाइक दिस वीडियो, like, share and subscribe, and you can follow us on the social media accounts of Instagram and Telegram। and अभी हमने एक नया टेलीग्राम चैनल जो है वो स्टार्ट किया है, यूट्यूब डिजायर टू लर्न। ठीक है, इसमें हम संडे संडे को क्या रखेंगे, डाउट सेशंस होंगे। ठीक है, डाउट सेशंस होंगे और टेस्ट्स और क्विजेस भी होंगी। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन करो। जो एग्जिस्टिंग हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको लिंक भी मिल जाएगा इसका, अदरवाइज आप नाम से भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब डिजायर टू लर्न। तो वहां पे आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी सारी, और बाकी जो जितना भी आपका टेस्ट और ये सब इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक है, तो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।